हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2025 एग्जामिनेशन फॉर्म का नोटिस आ चुका है भरने के लिए। आप थंबनेल पर भी देख पा रहे होंगे, यूपी पीसीएस मेंस 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल प्रिंट तक ऐसे भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही है और फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो मेंस का फॉर्म भरने वाले हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे? 11,700 के आसपास। हो सकता है आप लोग इस बार केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन अगर आपकी जानकारी में आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई या आपकी कोई बहन अगर मेंस का फॉर्म भर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे भाई, जीवन में आप कोई भी गलती करते हो एक्सेप्ट होती है, लेकिन आयोग कहता है अगर मेंस के फॉर्म को भरते समय आपने अगर गलती कर दी है तो एक बार केवल मैं एडिट का ऑप्शन दूंगा, उसके बाद मैं हार्डली जो है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगा। और ये मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे मेरे तमाम ऐसे दोस्त रह चुके हैं जिनके फॉर्म कभी ना कभी मिस्टेक से गलत हुए पिछले 3-4 सालों में। और पिछली बार भी ऐसे 2-3 फ्रेंड थे जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए और आयोग ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस वीडियो को। अगर आपको बिल्कुल खौफ नहीं है कि अरे सर हो गया, जो फॉर्म भर दिया सो भर दिया, हम देख लेंगे, तो मेरे भैया ऐसा अगर आप कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। क्योंकि यार लाखों की भीड़ में से आप छट कर आते हो प्रीलिम्स पास करके, फिर मेंस के लिए आप कैपेबल होते हो। और मेंस के फॉर्म को अगर आप ठीक से नहीं भर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं डैफ, DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर इसमें आप मिस्टेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी साल भर की मेहनत और पहली बार अगर मेंस दे रहोगे तो वो भी मौका निकल जाता है। अगर आपके पास आखिरी अटेम्प्ट होगा तो वो भी मौका निकल जाएगा। तो बहुत इत्मीनान से भरना है, भले चाहे इसमें 2 दिन का लेट क्यों ना हो जाए, 2-3 दिन आप डिले करके भरिए, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ अपने पास कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। अदरवाइज एक बार अगर आपने सबमिट कर लिया और एक बार जो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन होता है वो भी कंप्लीट हो गया, तो फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे आयोग के 50 चक्कर ही क्यों ना लगा लो। तो इसलिए बहुत ध्यान से, मैं खुद सीरियस होकर हर एक बिंदु को क्लियर करूंगा और आप भी ध्यान से देखना। देखो, अभी तक YouTube पर केवल यही बात हो रही है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया, लेकिन किसी ने लाइव फॉर्म भर के नहीं दिखाया कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, कैसे जो है कि हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। बहुत सारे वीडियोस पे हमारे कमेंट आ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट की थी पिछले 2 दिनों के अंदर। टेलीग्राम पर भी मैंने आज मैसेज किया था कि शाम को मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम हर एक चीज को क्लियर करते हैं। देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान देना मेरे भाई कि ये वीडियो ही इतनी इंपॉर्टेंट है। आप ये ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारा आप चैनल जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखा था आज शाम में यूपी पीसीएस मेंस के लिए। ठीक, तो ये जो है कि इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिन में ही दे दी थी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले मेरे भाई। चलो, तो यहां पर 3-4 प्रकार की क्वेरीज आ रही है कि सर, जो 3-4 प्रकार की क्वेरीज है, देखिए मैंने अपना 2024 का भी जो है कि अपना डेफ जो है कि फॉर्म लेकर रखा है कि क्या क्या उसमें और चीजें थी। अब देखिए, पहली क्वेरी कि सर हमारे में, एक मिनट, अपलोड डॉक्यूमेंट का फोल्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट का। दूसरी क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी नहीं हो पा रही है। तीसरी हो रही है कि सर हम डोमिसाइल में कहाँ का फिलअप करें अगर हम अदर स्टेट के हैं। फोर्थ आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी को लेकर जो है कि इस तरीके से एक और पोस्ट आ रहा है कि सर हम एग्जीक्यूटिव में हुए हैं या स्पेशल पोस्ट में हुए हैं, ये सारी चीजें। तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनको आज हम बिल्कुल इत्मीनान से सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो पेशेंस रख लो। अभी कल की डेट में यानी 12 तारीख को आई है नोटिस, और आज मैं 13 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। और उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ जरूर शेयर करना है जिसका मेंस का फॉर्म है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक उनकी पूरे साल भर की मेहनत बेकार कर देगी और डिप्रेशन अलग से आएगा, प्रॉब्लम अलग से फेस होगी। क्योंकि प्रीलिम्स नहीं है कि जो लाखों की भीड़ में चलो इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे देंगे। ठीक है, बहुत सीरियस रह के इस बात को सुनना है। सबसे पहले हम अपने नोटिस को पढ़ेंगे। जो आयोग ने नोटिस जारी किया है हम पहले उसको रीड करेंगे। आपके पास ये नोटिस आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहां पर देखोगे दिनांक लिखी हुई है 12 दिसंबर 2025 के लिए, जो लोक सेवा आयोग का जो 2025 का नोटिफिकेशन है उसके लिए ये जो है कि नोटिस है। सारी बातें पढ़ो, आधी बातें इसी में क्लियर हो जाएगी। जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, आधी बातें इसी में क्लियर हो जाएंगी। देखो,
लिखा है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए जो भी सफल अभ्यर्थी हुए उनको सूचित किया जाता है कि कैसे आपको वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है। फॉर्म भी मैं डिटेल्ड दिखा दूंगा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन साइड में आप देखोगे, ये देखिए ये फॉर्म के ही है जो मैं लेके आया हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है क्या क्या, और ये 2025 का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बस पेशेंस रखो। पहले इसके नोटिस को पढ़ना जरूरी है कि जो हमसे आयोग कह रहा है एटलीस्ट वो चीजें हैं कि नहीं। यहां तक करने के बाद कैसे कैसे हम ओटीपी वगैरह करेंगे ये सब मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। ये सारी चीजें कि फीस पेमेंट के लिए जो पेज ओपन होगा यहां पर आप जाएंगे और फीस का पेमेंट करेंगे। 3 मेथड दिए होंगे, यूपीआई से करिए, नेट बैंकिंग से करिए, डेबिट कार्ड से कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। लिखा ना मोबाइल बैंक, यूपीआई या बडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया बहुत जरूरी है जो समझनी है। लिख रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। ये नोटिस इसलिए दिखाना जरूरी है कि जो आयोग नोटिस देता है उसमें ही सारी बातें वो क्लियर कर देता है कि भैया हमें क्या क्या चीजें चाहिए। चलो ऊपर की चीजें हमने पढ़ ली हैं, अब हम यहां पढ़ रहे हैं। सभी अभ्यर्थी निर्देशों और प्रक्रिया का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर उसे सेव कर ले। मतलब जैसे हर स्टेप पे जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो गई, जॉब का एक्सपीरियंस हो गया, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स विवरण हो गया, रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, हर ऑप्शन के नीचे सेव का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको उसे क्लिक करके सेव कर लेनी अपनी इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नक मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जैसे प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएं, क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएं, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, बी फार्मा किया है, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री की होगी आप उसकी प्रत्येक ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, साथ ही साथ उपाधियों यानी डिग्री की बात कर रहा है, फिर उसके बाद अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2 MB तक होनी चाहिए, अर्थात एक एक डॉक्यूमेंट की 2 MB तक। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10th की एक मार्कशीट अपलोड करनी है तो ये कितने MB का हो सकता है, मैक्सिमम 2 MB। अगर आपको 10th का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना तो ये कितने का होगा, 2 MB का। फिर अगर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना तो कितने MB का होगा, 2 MB का होगा। इस तरीके से 2 MB से नीचे का ही रखना है, पीडीएफ फॉर्म में, इमेज में नहीं, पीडीएफ फॉर्म में आप बना लोगे। यूट्यूब पे देख लेना कैसे आप इमेज से पीडीएफ बना लेते हो, ठीक। आगे और हम बात करते हैं, पहले हम नोटिस को समझ लेना यार। बहुत सारे बच्चे क्या डायरेक्ट फॉर्म को ओपन कर ले रहे हैं, नोटिस नहीं पढ़ रहे कि नोटिस में आयोग ने क्या क्या बातें की है। तो देखो एक वर्ड आपको यहां दिख रहा है मेरे भाई, अनिवार्य, लिख रहा है कि 2 MB तक पीडीएफ को अपलोड करना है। तो पहली चीज उन बच्चों के लिए जो क्वेरीज हो रही थी कि सर हमारे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये भी वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर हुई, आयोग कह रहा है कि भाई ये अपलोड ही करना है अनिवार्य रूप से। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वांछित सूचना को 27 दिसंबर 2025 तक सावधानी पूर्वक भरकर संतुष्ट होकर सेव और सबमिट कर ले। अर्थात फॉर्म की डेट क्या है, फॉर्म आपका 12 दिसंबर से शुरू हुआ है, 27 दिसंबर तक लगभग चल रहा है, मतलब लास्ट, अर्थात 15 दिन के आसपास इन्होंने लगभग दे दिया, उससे ज्यादा समय नहीं दिया। और ये मैंने पहले ही बताया था कि इससे ज्यादा समय नहीं दिया था। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद शुरू हो जाता है फॉर्म ओपन करना, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। तो भैया बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया तो इसका मतलब आपका फॉर्म अधूरा रह गया, आपने फॉर्म में गलती कर दी। और अब आप मॉडिफाई अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर बाहर हो गए। पहली नजर में कोई इमोशनल नहीं, सीधे स्ट्रिक्ट कर रहा है कि अनिवार्य है तो है। दूसरी बात समझते हैं, ये जरूरी मेरे लिए इसलिए था दोस्तों क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्से हो, आप मेरे से जुड़े हुए हो, आप इतना भरोसा रखते हो, हर चीज को जो है कि मुझे सपोर्ट करते हो हर क्षेत्र में। और साथ ही साथ मैं भी आपके लिए तत्पर रहता हूं, चाहे प्रीलिम्स के नोट्स हो, मेंस के नोट्स हो या फिर क्लासेस हो। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की जितनी भी मेंस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से समय जो भी क्वेरीज है उसको पॉइंट टू पॉइंट करके मैं सॉल्व करूं। आप चाहे तो वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो, जो इससे 2 वीडियो मैंने अभी पहले अपलोड किए हैं 2 दिन में, बहुत सारे कॉमेंट थे, मैंने रिप्लाई भी वहां पे किया। फिर व्हाट्सअप टीम के पास भी मैसेज आ रहा था कि सर से बात करा दीजिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए। तो सोचा क्यों ना एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी जाए, आधे पौन घंटे जो लगे यार, पूरे साल भर की मेहनत है तो 40 मिनट की वीडियो आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, देख के जाना पूरा, नहीं तो गड़बड़ होगा।
आप इसके भुगतान करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं तो पूरी ईमानदारी से सारी चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट है ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट यानी आवेदन पत्र को मुद्रित कर ले अर्थात प्रिंट आउट करा ले और ऑनलाइन फॉर्म सेट यानी सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अर्थात 27 दिसंबर के अंदर ही अगर कोई त्रुटि होती है, आपके फॉर्म में लगता है कि सर मेरा नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, हालांकि ये तो ओटीआर में, ये तो चेंज भी नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया, मुझे 10th की सर्टिफिकेट नंबर डालना था, मैंने बाय डिफॉल्ट 12th का सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट डालना था, मैंने बाय डिफॉल्ट डोमिसाइल अपलोड कर दिया, या इस तरीके कोई भी अगर त्रुटि आती है तो उसमें संशोधन केवल एक बार होगा। आयोग कह रहा है, ब्लैक करके उसने दिया है, देख लो, उसने ब्लैक करके दिया है कि केवल एक बार होगा। तो एक ही बार में सारी गलतियां देख लो और पहली बात यार आराम से इत्मीनान से भरो, वीडियो पूरी देखो, 1 से 2 दिन का समय लो, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, फिर उसके बाद फॉर्म भरो। बहुत जरूरी ये प्रोसेस होता है और बहुत एंजाइटी होगी, नहीं तो एक बार एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्लिक हियर टू मॉडिफाई वगैरह, वो सब भी मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। मेन जो बातें वो समझनी मेंस एग्जाम 2025 के लिए, राइट। अब उपरोक्त प्रक्रिया के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। देखो क्या लिख रहा है, उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 27 दिसंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उसके बाद फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी, फॉर्म भरने की, सेंड करने की नहीं, फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी। फिर ना तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ना ही फॉर्म भर सकते हो, ठीक। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ध्यान देना मेरी बात, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र और दिव्यांगों का प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रारूप की जो पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उसे जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यार इसके झमेले में ना पड़ो, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, तहसीलदार साहब के पास जो फॉर्म भरवाया जाता है जनसेवा केंद्र से, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है या दिव्यांग का, वो सिंपली फॉर्मेट उनको पता होता है, उसी फॉर्मेट में आपका बन जाएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि जो फॉर्म सेट है यानी आवेदन पत्र को प्रिंट आउट करने के साथ समस्त संलग्न जैसे प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका यानी मार्कशीट, डिग्री, अन्य सभी दावे से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है स्वप्रमाणित, क्या लिख रहा है, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, यानी आपके खुद के साइन होने चाहिए। जैसे पूरा एक पेपर होगा, यहां पे नीचे आपने क्या लिखा है, इस तरीके से आप लिखोगे स्वप्रमाणित ऐसे करके, और इसके ऊपर जो है कि अपने साइन कर दोगे, ठीक है। या फिर आप यहां नहीं करने चाहते हो तो आप स्वप्रमाणित लिख के ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है, स्वप्रमाणित, और नीचे आप अपने साइन कर दो और नीचे यहां पे डेट भी लिख सकते हो जिस दिन। तो ऐसे पूरा आपको हर पेपर पे करना है, वो मैं बता दूंगा कहां पे करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पूरी पूरी। जितना आपने हाई स्कूल इंटर की डिग्री लगाई होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशल डिग्री चाहे बीएड हो सॉरी, एक मिनट पानी पी लूं। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा अपने मोबाइल की क्वालिटी में, तो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, या फिर ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से जाके पढ़ लो वीडियो के माध्यम से कि कैसे बताया गया है। तो जितनी भी आपने डिग्री वगैरह जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगाए उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करना है। साथ ही साथ एक लिफाफे में भरकर, और वो लिफाफा ध्यान देना A4 साइज का होगा। क्या होगा, A4 साइज का लिफाफा होगा। इस लिफाफे पर मुद्रित पता जो एड्रेस स्लिप आयोग खुद आपके फॉर्म के साथ देता है, कैसे देगा वो भी बताऊंगा। इस पर चस्पा करके यानी लगा के दिनांक 5 जनवरी 2026 तक शाम 5 बजे तक आपको इस एड्रेस पर, ठीक है, अनुभाग 3 में जाके बाई हैंड भी जमा कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट से भी दे सकते हो। मतलब कि आप व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हो या फिर पंजीकृत डाक यानी स्पीड पोस्ट से भी दे सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है, अब यहां पे लिख रहा है, यहां पे एक चीज देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी है आयोग ने, उक्त अंतिम तिथि यानी कि 5 जनवरी के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये रियली है, ये होता है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा ना, मैं बताता हूं एक डाउट यहीं पे अभी जो बच्चों के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपने 4 जनवरी को जो है कि फॉर्म 2026 में स्पीड पोस्ट किया, क्या किया, स्पीड पोस्ट। देखो आज की वीडियो में ना मैं हर एक वो क्वेरीज ले लूंगा जो आपके दिमाग में आएगी, तो वीडियो में बने रहो। स्पीड पोस्ट किया और मान लेते हैं कि आपने मेरठ से किया सर,
तो मेरठ से जो किया आपने तो लगभग ये 7 जनवरी तक पहुंचेगा, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर मैंने तो 4 तारीख को ही भेज दिया था। तो आयोग ये नहीं कह रहा कि आपने कब भेजा, आयोग कह रहा है भाई मेरे दरवाजे, मेरे गेट पे इलाहाबाद में गेट नंबर 3 अनुभाग में 5 तारीख शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उसके लिए चाहे आप बाई हैंड आके जमा करो, चाहे स्पीड पोस्ट जमा करो। तो एवरेज अगर मैं बताऊं, एवरेज इसीलिए 27 तारीख लास्ट डेट दी जाती है कि ताकि जो 5 से 8 दिन का गैप होता है उसमें स्पीड पोस्ट पूरे भारत में कहीं से भी होगा तो चला आएगा। ठीक है, अब मान के चलो कि आपने अगर 29 तारीख, 29 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर के आसपास स्पीड पोस्ट किया होगा ना, तो वो आराम से जो है कि आपका 3 या फिर 4 जनवरी तक आयोग को मिल जाएगा। तो बढ़िया है कि रिस्क मत लीजिएगा, आराम से समय से पहले ही भेज दीजिएगा। ठीक है, 27 से पहले अगर आपने फॉर्म भर लिया 20 तारीख में, 22 तारीख में, 21 तारीख में, तो भी आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो उसी समय, बस फॉर्म भरने के बाद। यहां तक बात क्लियर हो गई, नोटिस पूरा समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जब हमने भरा था तब इस पॉइंट का उतना वैल्यू नहीं था, लेकिन अब है। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। बहुत ध्यान से समझो क्या कह रहा है, अगर आप डिजिटल रूप में कोई हार्ड कॉपी नहीं लगा रहे हो, डिजिटल रूप में जो ई डिस्ट्रिक्ट से आपने वेबसाइट से उठा और वहां से जो है कि लगा दिया, क्यों? क्योंकि डिजिटल रूप में क्या होता है, न तो उस पर तहसीलदार की मुहर होती है, न जनसेवा केंद्र की मुहर होती है, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि भाई फला व्यक्ति इस जाति में ओबीसी एससी एसटी के अंतर्गत आता है, इसलिए उसने आरक्षण का क्लेम किया। या फिर आपने पूरा एक दस्तावेज बनवाया होता है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तहसीलदार साहब की मोहर होती है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपके नाम होते हैं, पिताजी का नाम, एड्रेस होता है, ये जाति उत्तर प्रदेश भारत सरकार, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके साथ आपको लगाना ही लगाना है, आवश्यक कह रहा है आपको कि ये आपको लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब डोमिसाइल भी लगाना पड़ेगा। आयोग कह रहा है कि भैया अगर आपने आरक्षण का दावा किया है, अब आरक्षण का दावा मतलब जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था आपने, प्रीलिम्स का जब फॉर्म भरा था मार्च 2025 के आसपास जब आया था, तो उसमें आपने यस या नो किया होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यस, ओबीसी यस, एससी एसटी यस, दिव्यांग यस, जो भी यस किया आरक्षण का लिए, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने अनरिजर्व्ड में हो, यूआर में हो, तो आपको ना तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, ना कोई डोमिसाइल लगाना है, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में हो और आप आरक्षण के लिए कोई डिमांड नहीं करते हो। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, ये सारे स्टूडेंट जो है कि बिल्कुल ये सब लगाएंगे, साफ साफ आयोग कह रहा है। ठीक, अब इसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज आएगी, मैं अभी क्लियर कहता हूं कि सर मैंने तो जो है कि 2023 का लगाया था, क्या कहेंगे कि सर मैंने 2023 का लगाया था, या मैंने 2022 का लगाया, या 2018 का लगाया, जब का भी लगाया, मतलब सर प्रीलिम्स में जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहां पे यस पूछा था, तो मैंने उसी के बेस पे लगा दिया, कोई मैटर नहीं करता। कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश करो कि अभी अगर आप तत्काल एक बनवा लेते हो नया, तो आप उसको ही लगा दीजिए, कोई गलत नहीं माना जाएगा, आप उसको ही लगा दीजिए कि सर मेरा ये सर्टिफिकेट नया है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास 2013 का एससी कैटेगरी का है, मेरे पास व्हाट्सएप टीम का मैसेज आया कि सर एक कैंडिडेट है वो इतना पुराना लगा रखा है उसने, या यूट्यूब वीडियो पे ये ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2013 के बेस पे आपने कर लिया, लेकिन एटलीस्ट आपका 10 साल पुराना हो गया है, तो आप नया एससी कैटेगरी का बनवा लो। ईडब्ल्यूएस का 1 साल के लिए वैलिड होता है, जब आपने प्रीलिम्स में भरा होगा तो आप नया बनवा लो। आयोग ये नहीं कह रहा है कि आपने पुराना वाला भरा तो हमें वही चाहिए, नहीं, अगर आपने पुराना क्लेम किया है ओबीसी रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी, तो एटलीस्ट आप हमें इस समय भी कोई भी एक सर्टिफिकेट ऐसा दो जिससे प्रमाणित हो कि आप आरक्षण का दावा कर रहे हो, फिर चाहे वो नया ही क्यों ना हो, तो आप नया बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसका 2-4 साल के अंदर का है तो बिल्कुल वो लगा सकता है, 1 से 2 साल का, नहीं तो नया बनवा ले। अब यहां पर देखना एक और बात कही जा रही है, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की श्रेणी उपश्रेणी अर्हता में संबंध में किए गए दावे के समर्थन में स्वप्रमाणित अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म सेट के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर 11 की नीट में निहित प्राविधानुसार अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात लिख दी आयोग ने, आप लोग परेशान हो रहे हो, फालतू वीडियो में पूछ रहे हो सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तमाम जगह साफ साफ लिखा है कि अगर आपने किसी श्रेणी, उप श्रेणी या अर्हता से संबंधित कोई भी आपने जो है कि दावा किया, जैसे मान लो कि मैंने स्पेशल पोस्ट में लिख दिया सर मैंने बीएड किया है, किसी ने सब रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए लिख दिया कि सर स्पेशली मैंने लॉ किया है, या सर मैंने जो है कि सोशियोलॉजी से जो है कि मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल पोस्ट के लिए, या फिर मैंने श्रेणी उप श्रेणी की मैं ओबीसी में हूं या फिर फला कैटेगरी में हूं, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो इसके संबंध में आपको स्वप्रमाणित समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्म के साथ अवश्य संलग्न करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो भरना तो पड़ेगा, प्रमाण तो देना पड़ेगा, है ना। अब बाकी जो
RFO वाला जो उसके साथ पोस्ट आता है ना 100-100 सीट के आसपास जो है, उसके लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन अलग से जारी किए जाएंगे, जो सामान्यतः साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होते हैं, उसके लिए अलग से जारी किए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ये जो हम लोगों ने अभी इससे पहले वाला जो ये फॉर्मेट पढ़ा, क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? विज्ञप्ति, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? और मुझे उम्मीद है कि यार अगर ये मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है, तो आपने पूरे यूट्यूब पे अभी तक देखा हो कोई इतना डिटेल नहीं बता रहा है, मैं सारी चीज बता दी। अब कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, लेकिन उम्मीद नहीं है कि मुझे अब कोई डाउट होगा, क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं दोस्त फॉर्म भरने की बात पे। हमें एक एक क्वेरीज करनी ना, हमने क्या क्या क्वेरीज कर ली कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट तक कैसे भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड, मॉडिफाई, तो हम चलते हैं एक एक करके, ठीक है। अब आ जाओ, मैं पहले आपको आयोग की वेबसाइट पे लेके चलूंगा, और एक हमारे ये मित्र हैं जिन्होंने अपना डिटेल दिया, थैंक यू मैं उनको कहूंगा दोस्त, लेकिन फिर भी मैंने उनकी डिटेल को मतलब कि हिडन कर दिया प्राइवेसी के लिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ये पुराना फॉर्म तो नहीं है, तो देखो पुराना नहीं, मैं इसमें दिखाता हूं, यहाँ पे एक जगह लिखा होगा, देखो सबसे ऊपर लिखा है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम 2025, एडवर्टाइजमेंट नंबर A1E1 2025, यानी कि लेटेस्ट वाला ही जो है कि हम लोग भर रहे हैं। अब कैसे भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? एक और चीज, आप अगर साइबर कैफे फॉर्म भरवा रहे हो तो साइबर कैफे वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, आप खुद बैठ के एक एक स्पेलिंग को, एक एक चीज को चेक करो, तब सबमिट करने के लिए कहना। ये नहीं कि सर आप फॉर्म भर दीजिए, उसने भर दिया, क्योंकि अगर उसने कोई भी मिस्टेक की ना तो आप उसके भागीदार होगे, उसका कुछ नहीं जा रहा, आपका जा रहा है, आप उससे कुछ कर भी नहीं सकते। भाई गलती होगी तो हो गई, इंसान है, लेकिन आप वहां बैठ के भरवा रहे हो तो हर एक चीज को ध्यान से देखो, अदरवाइज खुद भी पूरी चीजों को चेक करो। हम गूगल की वेबसाइट पे आएंगे, और यहां पर जब आप UPPCS डालेंगे, ठीक है, UPPSC ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहां पर आएंगे, UPPSC की होम वेबसाइट है ये, इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा। जब आप ऊपर करेंगे इस तरीके से, ठीक है, यहां देखो ये पहला ही नोटिस चल रहा है, ठीक है, ये नोटिस चल रहा है आपके लिए। नोटिस में जब आप पढ़ेंगे, यहां पे हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, देखो कई सारे आ रहे होंगे, तो इस तरीके से लिखेगा। यहां देखो, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे सर दिखा नहीं। देखो यहां पीछे कर लेता हूं एक स्टेप, अरे भाई हो जा, हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर A1E1 2025 कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मेंस एग्जाम 2025। ये किसके लिए दिया हुआ है? मेंस 2025 के लिए। और इसी के नीचे एक दूसरा भी लिखा है, क्लिक हेयर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंस 2025। यानी दोनों ही लिंक आयोग की वेबसाइट पे सीधे प्रेजेंट हो रहे हैं। सब कुछ ये इसी तरीके का जो है कि फॉर्मेट रहेगा, और यहीं पे आपको दिख जाए। ऊपर कन्वेंशनल फॉर्म नंबर 1 पे दिया हुआ है, फॉर्म सबमिट करें, नंबर 2 पे दिया है जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर लिया और मॉडिफाई करना है, कोई मिस्टेक हुई है तो यहां से मॉडिफाई कर लेंगे। चीजें क्लियर हो रही है? कैसे मॉडिफाई करेंगे? मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा कि सर नंबर 1 पे मुझे फॉर्म भरना है, मैंने इस पे क्लिक किया। ये क्लिक करते ही आपको क्या डालना है? एंटर योर OTR नंबर और प्रोसीड करोगे। अब आप अपना OTR नंबर डालोगे जो आपके पास होगा, आप जब उसे प्रोसीड करोगे तो वहां पे आपकी पूरी OTR की डिटेल आ जाएगी। तो जहां पे मेंस 2025 का फॉर्म दिया होगा उस पर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप कहां आओगे वो मैं डायरेक्ट दिखाता हूं, क्योंकि अब यहां तो OTR में डालूंगा नहीं उनका जो है कि, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कि जब आप फॉर्म में आओगे तो आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे, करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद इंफॉर्मेशन। जैसे ये क्लिक होगा, यहाँ OTR नंबर, यहाँ एप्लीकेशन ID, यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ उसके फादर का नेम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर हो जाएगा मेल, जो कि इन्होंने पूरी पूरी OTR से ले लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस एक्सेप्टेड, ये कौन सा एक्सेप्टेड है? ये भैया प्रीलिम्स का है, क्योंकि आपने जो डिटेल भरी थी RO की प्रीलिम्स के लिए, तो लिखा होता ना कि अंडर प्रोसेस, तो इस समय एक्सेप्टेड दिखाएगा। अब यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, अगर नहीं देखोगे तो परेशान होगे। लिख रहा है एप्लीकेशन हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर कन्वेंशनल फॉर्म। कन्वेंशनल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? मेंस का फॉर्म जो हम ओपन कर रहे हैं, पहला वाला लिंक मैंने ओपन किया मेंस के लिए, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो फिर कह रहा फी डिपोजिशन और फिल इंफॉर्मेशन अंडर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म।
ध्यान से सुनते चलो पूरी वीडियो। कितने मिनट की होगी? 24 मिनट। कोई बात नहीं, जाने दो, 50 मिनट की होगी। मैं पूरी बात समझाऊंगा ताकि कोई क्वेरी रही ना जाए यार आपकी कोई, क्योंकि मैंने खुद 2024 में मेंस का फॉर्म भरा था। मैं भी परेशान हो जाता था कभी कभी कि यार पता नहीं क्या क्या चेंज करा। 23 में भी परेशान होता था कि कैसे भरना है। तो वही क्वेरीज आपके पास भी आ रही होगी। तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं एंजाइटी ले रहा था, मैं टेंशन ले रहा था एक छोटी छोटी बात को, कि कोई तो बताने वाला हो। तो इस चीज को मैं बता रहा हूं, तो आराम से सुनते चलो। अब यहां पर एक दिखेगा प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे, अभी मैं उनकी क्वेरीज भी ले लूंगा कि सर फीस तो पेमेंट हो गई, दोबारा आ गया उस पर, अभी उस पर ही बात करें। पहले एक स्टेप से चलते। फीस डिपोजिशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो भैया आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी। यहां पे देखो एसबीआई का ये ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। 225 रुपए मेंस की फीस लगती है, ये ध्यान देना। यहाँ पे मर्चेंट रेफरेंस नंबर और ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगी। जब यहां से आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट ले लेगा। ठीक है, रीडायरेक्ट लेगा और आपको ले देगा आपके मेन फॉर्म पे। फिर यहाँ पे देखो आपका ओटीआर, कैंडिडेट नंबर, एप्लीकेशन डिटेल और यहाँ पे जेंडर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, और फिर यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है ओबीसी। यहां ओबीसी दिखा रहा है, इसका मतलब आपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम किया है, तभी तो आप ओबीसी दिखा रहे हो। यहाँ अनरिजर्व तो नहीं है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यूआर दिखे, अर्थात आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे एससी दिखेगा तो आपको लगाना ही होगा, एसटी दिखेगा लगाना होगा, ईडब्ल्यूएस दिखेगा लगाना पड़ेगा। ये सब आपको दिखेगा, यानी आपने प्रीलिम्स फॉर्म के दौरान क्लेम किया था। अब कुछ इस तरीके से फोल्डर खुलेंगे, इस तरीके से कुछ फोल्डर खुलेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और इजीली दिख जाए। थोड़ा सा बड़ा कहता हूं, ठीक है, यहां तक दिख रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर स्पेशल एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स, एड्रेस एंड फाइनल सबमिट। इतनी बातें सुन ली। अब यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शन देंगे, जैसे हम भरते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन टिक बनता जाएगा। यहाँ पे ग्रीन टिक बनता जाएगा जैसे जैसे आपकी डिटेल सबमिट होती जाएगी। सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम पूछेगा इन हिंदी। क्या कह रहा है, इंग्लिश में तो ऑलरेडी है, हिंदी में नाम लिखने के लिए कृपया निम्नवत प्रक्रिया अपनाएं। जैसे अपना नाम आप शिव कुमार लिखते हैं, शिव को लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाएगा। जैसे मुझे अगर अपना नाम लिखना है तो मैं इंग्लिश में तो लिख रहा हूं शरद, और जैसे मैंने एक स्पेस बटन दबाऊंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा शरद में। फिर एक यादव लिखना है, तो ये पूरी चीजें मुझे इस तरीके से लिख लेनी है। इसको फिल कर लोगे, ठीक है। फिर पिता का नाम, माता का नाम, जैसे यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम आपको भरना है इंग्लिश में। फिर यहाँ पे फादर डेजिग्नेशन जो भी होगा प्लीज सेलेक्ट करोगे, वर्कड है, रिटायर्ड है, या जो भी है। माता जी का डेजिग्नेशन या फिर ऑक्यूपेशन। फिर फादर ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस। तो ओरिजिनल रेजिडेंस का मतलब हो गया कि आप अपना क्या करते हो, आप पिताजी का जो भी जन्म स्थान हो, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट का, वो आप डाल दीजिएगा। इसमें बहुत हेडेक नहीं लेनी है इन सब चीजों में, जो आपके माता पिताजी को वहां डाल दो। फिर यहाँ पे मदर का ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस जो भी आप उसे भी डाल सकते हो, मदर जी का भी, ठीक है, जो भी आपके एड्रेस होंगे। फिर फादर का बर्थ प्लेस, मदर का बर्थ प्लेस, फादर की नेशनलिटी, मदर की नेशनलिटी। भाई सभी लोग इंडियन होंगे, जाहिर सी बात है इंडियन होंगे। और बर्थ प्लेस में कोई जरूरी नहीं है, जहां यार आपका इसमें डोमिसाइल जहां का बना हो ना, बस वहीं का मम्मी पापा का सब डाल दो, कोई उतना नहीं है। फिर आ जाओ नीचे, फिर एक ऑप्शन दे रहा है फादर एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, मदर एनुअल इनकम। अगर आपके पिताजी फार्मर है, या आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा कि भैया मेरा इतना है, या फिर आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट सर्विस में तो उनकी एनुअल कितनी हो रही है। माता जी अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे, जैसे मम्मी, मैक्सिमम परिवार में क्या होता है, मम्मी हाउस वाइफ होती है, क्योंकि उनकी जो घरेलू कार्य करने की जो दक्षता होती है उसका हम लोग इवेल्युएशन नहीं करते, जो कि नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली 0 लिख देंगे कि भैया हमारी माता जी कुछ रुपए नहीं कमाती हैं, वो खुद निर्भर है पिताजी पे। पिताजी अगर कुछ पैसा कमा रहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उसका कोई हेडेक नहीं है। फिर यहाँ पे देखो सेव और नेक्स्ट लिखा है, अगर ये आपने सेव नहीं किया तो आपका जो है कि अधूरा होगा। जैसे आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो आप अगले पेज पे आओगे। अगले पेज पे आओगे तो ये वाला क्या, ग्रीन टिक हो जाएगा। हालांकि जो मेरे मित्र हैं जिनसे मैंने ये डिटेल मांगी तो उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया अभी, इसलिए क्योंकि उनको भी जो डाउट थे वो भी हम बात कर रहे हैं, उनकी एनओसी का भी मैटर भी फंसा हुआ है कि एनओसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये वाली चीजें हैं, इसलिए उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो मैंने उनसे क्या किया, बस हर स्टेप का एक फोटो मांग लिया कि एक बार आप फोटो दे दीजिए ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो सके मुझे। सबसे ज्यादा जो डाउट हो रहा है वो इसी फोल्डर में हो रहा है। एकेडमिक डिटेल्स आपसे मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है एकेडमिक डिटेल्स, हाई स्कूल, ठीक है, 10th का, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। आप देखोगे कि 3 रेड कलर में क्यों दी हुई हैं,
ये इसलिए दी हुई है क्योंकि सर ये बेसिक है, इसको तो भरना ही भरना है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो तो ग्रेजुएशन तो मांगता ही मांगता है, बिल्कुल ग्रेजुएशन है तो हाई स्कूल इंटर भी रहेगा। उसके बाद स्नातकोत्तर या अन्य ब्लैक में दिया है, आपका मन हो तो भरो, ना मन हो तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे कि बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम वगैरह लिख लोगे, पासिंग ईयर कब छोड़ने का। अब जैसे उत्तीर्ण 2011 में भाई पास हो गया, 2010 में इनने प्रवेश लिया और 2011 में पास हो गया। जनरली यही तो होता है, एक साल में आप आराम से कर सकते हो। फिर यहाँ पे मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स आपका हाई स्कूल का 600 का होता है, यूपी बोर्ड में कितने मिले, कितने परसेंटेज, ये सब। फर्स्ट डिवीजन है तो हमने लिख दिया, यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा, यहाँ पे पास हो जाएगा या सर्टिफिकेट जो भी होगा, मैंने ब्लर कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है टोटल विषय कितने, हाई स्कूल में 6 थे, तो हमने 6 क्या लिखा, यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी, भाई कितने मिले, मान लो 70 नंबर मिले, मैक्सिमम कितने 100 नंबर में से। यहाँ पे लिख दिया हमने इंग्लिश, पूरा लिखना है इंग्लिश, यहाँ पे मान लो हमको 80 नंबर मिले, कितने में से 100 में से। यहाँ हमने लिख दिया मैथ, हमको सर 75 नंबर मिले, कितने में से 100 में से। ऐसे करके पूरी डिटेल भरोगे। सेव एज ड्राफ्ट, इसको सेव करना है, क्लिक करना है, एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो अब इसके बाद इंटरमीडिएट, प्लीज सेलेक्ट, आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे, उत्तर प्रदेश है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई, सारा चीज होगा, मेंशन करते रहे। कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देना, फिर यहाँ पे ईयर किस साल पास हुए, एडमिशन का ईयर, लीव ईयर, जिस साल पास होते हो वही आपका लीव ईयर होता है। विद्यालय छोड़ने का ईयर नहीं पूछ रहा है भाई। जैसे मैंने 12th को 2010 में पास आउट किया, तो मेरा 12th 2010 में पास आउट हुआ और लीव ईयर भी मेरा 2010 रहेगा, लेकिन एंट्री मतलब 12th में एडमिशन कब हुआ, 2009 में, तभी तो एक साल का पूरा होगा। तो लीव ईयर और पासिंग ईयर सेम होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट, मार्क्स है, ग्रेड है, सीजीपीए है, जो भी आपका होगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों का सीजीपीए भी होता है, किसी का ग्रेडिंग होता है, हमारा भैया हिंदी मीडियम यूपी वाले हैं, हम लोग तो मार्क्स पे चलते हैं, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट सर्टिफिकेट नंबर, और रिमार्क इफ एनी, अगर कुछ लिखना हो तो लिख दो भाई, पास्ड है बस। अब सर्टिफिकेट नंबर की बात करें, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो। एक होता है आपका 10th या 12th, मैंने दोनों ही लिख दिया, मार्कशीट होती है एक, ठीक है, ये नंबर नहीं डालना है। एक आपका होता है सर्टिफिकेट, जो इसके साथ दिया जाता है, जिसको आम भाषा में, जो हमारे समय के जो लोग रहे होंगे हाई स्कूल इंटर पास करने वाले, उनको मैं बता दूं तो हमारे समय के जो बच्चे होंगे उनको सनद के नाम से जानते होंगे। क्लियर हो गया, एक में मार्कशीट होता है, एक में आपके पिताजी, डेट ऑफ बर्थ, माताजी, सबका डिटेल होती है, तो उसे कहते हैं सनद। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको नंबर भरना है, मार्कशीट का नहीं, सर्टिफिकेट नंबर पता होना चाहिए। अगर इतना ही जानकारी तो मैंने बता दी, ठीक है, तो आप वो डाल दोगे। फिर यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट, मान लो 12th में जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला हो गया, या फिर किसी ने आर्ट्स ग्रुप का लिया होगा तो उसका जो है कि अपना हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी होगा वो डाल दोगे, सेम इसी पैटर्न में आ जाएगा, यहां तक कोई चेंज नहीं। ग्रेजुएशन, यहाँ पे सेलेक्ट करो अपना ग्रेजुएशन, यस या नो जो भी पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, और जो भी कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी से किया, तो वो हम अपने डिटेल डाल देंगे। ईयर और लीव ईयर, अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, समझ लो भाई क्या करें, अब जरूरी है यार, क्योंकि एक एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो पहली बार मेंस का फॉर्म भर रहा है ना, वो बहुत कंफ्यूज होगा कि सर प्लीज, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए वो कंफ्यूज, और लाजमी है यार, कंफ्यूज होना, एंजाइटी होना लाजमी है, क्योंकि पहली बार भर रहा होता आदमी, तो एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत डर रहता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और आपको पता है डर अक्सर मिस्टेक करा देती है। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने जो ग्रेजुएशन किया है 2010 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और 3 साल का ग्रेजुएशन होता है मेरा, 2013 में पास आउट हो गया। तो मैं यहाँ पे ईयर क्या लिखूंगा, पासिंग ईयर लिखूंगा 2013, ठीक है, यहाँ पे मैं पासिंग ईयर क्या लिखूंगा, 2013 में मैं पास हो गया। एडमिशन ईयर में क्या लिखूंगा कि सर मैंने 2010 में एडमिशन लिया। लीव ईयर में क्या लिखूंगा कि सर मैं 2013 में ही पास आउट हो गया। मैंने यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी है, उससे मतलब नहीं है, पासिंग ईयर 2013, एडमिशन 2010 और लीव ईयर 2013। अब ऐसे कोई बच्चे होंगे जिन्होंने बीटेक किया होगा, तो मान लेते हैं कि अगर उन्होंने 2010 में एडमिशन लिया होगा, तो डेफिनेटली उन्होंने कब पास किया होगा, 2014 में, तो वो अपना 4 साल का बीटेक होता है, तो अपना लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 2014। तो लिविंग ईयर और एडमिशन ईयर समझ में आ गया। चलो ये चीजें, तो 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का, 5 साल का, जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन, आप उसका डाल दो। और प्लीज सेलेक्ट, तो सेलेक्ट क्या करना है आपको, वही कि आपका परसेंटेज पे है या ग्रेडिंग पे है, सीजीपीए पे, वो सारा आपको भर लेना है। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। अब एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए आपके कि सर सर्टिफिकेट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे फिर वही बात मैं कहूंगा कि
मार्कशीट अलग चीज है, ठीक है, मार्कशीट अलग चीज है और डिग्री अलग चीज है। सर्टिफिकेट को ही हम डिग्री भी बोल देते हैं। जनरली सर्टिफिकेट क्या होता है, 12th एंड 10th में बोला जाता है, उसके आगे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री बोल दी जाती है। तो सभी डिग्री पे कोई ना कोई एक नंबर दिया होता है कॉर्नर में, जिससे प्रमाणित होता है कि इस नंबर पे इसी व्यक्ति की डिग्री है, चाहे वो 6 अंक का हो, 5 अंक का हो, 4 अंक का हो, 12 अंक का, 9 अंक का, या अल्फाबेट भी हो सकती है, न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक का मिला के हो सकता है, ऑब्लिक हो, जो भी हो, एज इट इज जैसा होगा आप वैसा यहाँ पे मेंशन कर देना। अब जिन बच्चों के पास अगर डिग्री नहीं है कि सर मेरे पास अभी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल बनवाया होगा तो उसका लिख सकते हो। अगर वो भी नहीं है यार, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट मार्कशीट का भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन एक बार और भी कहीं से कंफर्म कर लेना, ठीक है। जो चीजें मुझे भी डाउट है तो मैं पर्याप्त बता रहा हूँ कि यार थोड़ा सा इसको एक बार क्लियर कर लेना। वैसे तो अगर स्टार नहीं बना हुआ है, स्टार वाली चीजें कंपलसरी होती है, अगर नहीं बना हुआ तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप मार्कशीट भी डाल सकते हो। टोटल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े थे, अब एक लोगों का कमेंट आता है कि सर मैंने तो बीटेक में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैं क्या डालूं? तो देखो सिंपल इसका तरीका होता है कि आपका जो फाइनल ईयर में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट होगा आप वही मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और टोटल ना डाल के, मतलब कुछ कोड वगैरह जो भी दिए होंगे, जैसे मान लो हमारा ग्रेजुएशन था तो हमने फाइनल ईयर में एक पॉलिटी से मैंने ऑनर्स किया, PSIR से ऑनर्स किया, ठीक है, और उसी में जो है कि पूरे 6 पेपर पढ़े, तो पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 डाला, टोटल 100 नंबर का था, कितने मार्क्स मिले। ऐसे ही बीटेक में भी आपका कोई कोड होगा, BIC MIH जो भी हो, 0 1 2 3 4, लास्ट ईयर वाला एटलीस्ट डाल दीजिए। अगर टोटल डालोगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी, आप लास्ट ईयर वाला भी डाल दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। वो इसलिए होता है कि ताकि आपको चेक किया जा सके कि आपने जो डिटेल दी है वो सही दी है कि नहीं दी है। अब आ जाओ स्नातकोत्तर। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, जैसे मैंने मास्टर्स किया है, नेट और JRF भी किया है मैंने, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर, पासिंग और एडमिशन और लिविंग, फिर यहाँ पे अपना ग्रेड है, मार्क्स है, जो भी है, फिर यहाँ पे अपना सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी डिग्री का नंबर दे दूंगा, नहीं है तो छोड़ दूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दूंगा, किसी एक सब्जेक्ट से किया होगा, फाइनल ईयर में जो भी है लिख देना, ठीक। इसी तरीके से अन्य कोई, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ लोगों ने जैसे बीएड कर रखा है तो आप बीएड डाल दो, कुछ लोगों ने कोई और स्पेशल कोर्स किया होगा, जैसे मान लो लॉ, ठीक है, लॉ किया होगा। अब ध्यान देना कि लॉ को आपको ग्रेजुएशन में नहीं भरना है, जैसे सब रजिस्ट्रार की जो पोस्ट होती है उसके लिए लॉ मांगा जाता है, तो आप लॉ के डिग्री यहाँ पे डिटेल्स वही मेंशन कर। अगर नहीं भी करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स के दौरान किसी ऐसी पोस्ट पे यस किया था, प्रीलिम्स के दौरान याद करो, फॉर्म निकालो, अगर नहीं रखा है तो निकाल लो अपना, या फिर OTR वाले डिटेल से निकाल लो। वहां पे अगर आपने किसी फॉर्म पे यस किया है कि जिसमें मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है, कि अगर आप फला सब्जेक्ट में मास्टर्स आपने कर रखा है तो आपको एक स्पेशल पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल किया जाता है, और आपने अगर फिर यहाँ पे मास्टर की डिग्री नहीं दी तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रिजेक्ट हो जाओगे, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, बाकी सबके लिए तो रहोगे ही रहोगे, ठीक है। तो आपको उसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा जब उसकी मेरिट बनेगी, तो क्योंकि आपने डिटेल नहीं दी। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इससे, मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्म रिजेक्ट तब होगा जब आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री या जो भी चीज है वो डिटेल गलत दोगे या दोगे ही नहीं, तब रिजेक्ट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। मास्टर्स और ग्रेजुएशन मतलब अदर जो डिग्री वो हो तो दीजिएगा। इसके बाद आपको सेव कर लेना है, सेव करके आगे बढ़ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। भाई इतना डिटेल से यार कोई बताएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, पूरा सर दर्द हो जाएगा एकदम, और मेरा सर दर्द हो ही गया था सारी चीजों को देखते हुए। देखो मैंने अपना क्या भरा था, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एक्स्ट्रा में मैंने बीएड कर रखा है, तो मैंने वो भी डाल दिया था। देखो मैंने कोड लिखा है किस तरीके से कि BED PE1 401 402, इस तरीके से जो फाइनल ईयर में पेपर था मैंने उसी चीज को कंसीडर कर लिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं एक अगली चीज पे जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही बच्चों को, विशेष अहर्ता वाली, जो क्या ही बताएंगे भाई, जरूरी है आप लोग को बताना, क्योंकि आप हमारे पे भरोसा करते हैं, और अगर हम ही आपके साथ ना खड़े रहें ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में तो फिर कैसे काम होगा। आप यहाँ पे देखोगे OTR वगैरह सारी डिटेल है। अब यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो गया, क्योंकि आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो। ये वाला चलोगे विशेष शैक्षणिक अर्हता। अब यहाँ पे स्पेशल एकेडमिक में आपसे ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव स्नातक,
स्नातक का मतलब हो गया जो आपने स्नातक पिछले वाले में भरा था। जैसे मान लो मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, बीए किया है, तो मैं फिर से वही डिटेल यहाँ पे भर दूंगा, कोई अलग से ग्रेजुएशन नहीं भरना है। तुम सोच रहे होगे यार क्या एग्जीक्यूटिव, अरे भाई सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो पीसीएस की मेन पोस्ट होती है, और उसके लिए आपको यहाँ पे नो या यस करने के लिए आएगा, तो आपको यस करना है। ये पहले से नो रहेगा, आपको नो करके छोड़ नहीं देना है, आपको सिंपल सी बात है यहाँ पे यस करो और आगे पूरी डिटेल भर दो। क्या पूछ रहा है, कॉलेज का नाम, ईयर, मूल्यांकन या नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और विषय, सेम वही जो ग्रेजुएशन भरा है वही आपको यहाँ भरना है। इसको लेके बहुत परेशान है लोग, पता नहीं किस बात का। अरे भाई साफ साफ करा स्नातक, अरे यहाँ नो दिया तो इस पे क्लिक करो ना, इस पे क्लिक करोगे तो यस आएगा। अगर आयोग स्पेशली आपको नो देता ना तो यहाँ पे यस करने का ऑप्शन ही नहीं आता। जैसे होता ना कि एडिट नहीं कर सकते कुछ स्पेसिफिक फोल्डर में, जैसे अब यही देख लो यहाँ पे कहाँ एडिट करने को आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपकी बेसिक डिटेल्स में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कि यस मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैं अगर मेंस क्वालिफाई करता हूं तो मेरे को एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी कंसीडर किया जाए क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मैंने डिटेल भी दे रखी है। समझ में आ गई बात। तो ये जो है कि ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी लास्ट में सेव और नेक्स्ट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है, लेकिन पेशेंस रखना है। जल्दीबाजी मैं करूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, मुझे तो बताना है, मेरा काम है बताने का आज। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। आप देखोगे सेव और नेक्स्ट के बगल में दिया हुआ स्किप इफ नॉट एप्लीकेबल। यहां पे दो तरीके की बातें हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आपने प्रीलिम्स फॉर्म में जॉब के ऑप्शन पे अगर नो लिख दिया था कि सर मैं कोई जॉब नहीं करता हूं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं लेकिन मैंने दिया नहीं, तो आप इसको स्किप कर दो, कोई एक्सपीरियंस दो ही मत, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बस ये है कि थोड़ा सा अगर दे देते तो आपको इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा सा कंसीडर करते कि अच्छा आप पहले से जॉब कर रहे हो, तो उस पर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हो, एक बच्चे क्वेरी और है, मुझे याद है मेरी टीम ने सारे मुझे व्हाट्सएप किया आप लोग के, और मैं आप ही लोग की क्वेरीज इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो जाहिर सी बात है कि आपने प्री के फॉर्म में यस किया होगा, ठीक है, यस किया होगा। मैं दूसरे बच्चे की भी क्वेरी ले लूंगा, वेट करिए। यस किया तो भैया यहाँ पे अपनी आपको डिटेल भरनी है। एक और बच्चे की बात, एक बच्चे ने कमेंट किया, पता नहीं व्हाट्सएप पे या वीडियो के नीचे, हाँ सर वीडियो में किया था यूट्यूब पे, कि सर जब मैंने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा ना तब मेरी जॉब नहीं थी, लेकिन प्रीलिम्स होने के बाद मैंने अपनी जॉब को जो है कि अचीव किया, गवर्नमेंट सर्विस में हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या कि मुझे भरना चाहिए। देखो दो बातें यार, आप पहले जॉब में नहीं थे तो इसमें तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपने मेहनत की, आपने प्रीलिम्स फॉर्म भरने के बाद आपने जॉब अचीव कर ली, तो अपनी जॉब का डिटेल यहां पे भर दो, ठीक है। एनओसी पे बात करूंगा, अपनी जॉब का डिटेल भर दो एटलीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आप छिपा नहीं सकते हो आयोग से। जब आपका इंटरव्यू होगा या फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका कहीं ना कहीं एनओसी काम आएगा ही आएगा। आप ऐसे डिपार्टमेंट को छोड़ के नहीं आ जाओ गवर्नमेंट। प्राइवेट को क्या है, प्राइवेट को एचआर को बोल दे, हेड को बोल दे भाई मैं जॉब से फायर हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए, मुझे तुमसे लाख दर्जे की अच्छी जॉब मिल गई। प्राइवेट की कोई हेडेक नहीं, गवर्नमेंट की आप डिटेल दीजिए। कैसे देनी है वो बताता हूँ, ठीक है। तो जिसको जॉब बाद में मिली है वो भी अपना दे सकता है। क्या देना है, जैसे डेजिग्नेशन पोस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं एज अ टीचर हूं तो मैं लिख दूंगा असिस्टेंट टीचर। पे स्केल क्या है, जैसे मान लो किसी बच्चे का पे स्केल कितना है, मान लेते हैं कि भैया पे स्केल हमारा 4200 रुपए है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अपना पोस्ट लिख देना, यहाँ पे स्केल लिख देना, यहाँ ग्रेड पे लिखा होता है, ठीक है। पे स्केल मतलब लेवल 6 होता है, लेवल 5 होता है, लेवल 7 होता है, ग्रेड पे कितना है, जैसे किसी का होगा 4200 ग्रेड पे होगा, किसी का 4600 ग्रेड पे होगा, किसी का 1800 ग्रेड पे होगा, किसी का 2200 ग्रेड पे होगा, जिसका जितना होगा वो अपना उनको पता होगा। फिर इसके बाद लिख रहा है कि संस्था का नाम पूरे विवरण के साथ, जैसे मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर हूँ यूपी के अंतर्गत, तो मैं लिख दूंगा पर्टिकुलर स्कूल का नाम कि हाँ भाई इस स्कूल में इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हूँ और यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, ये लिख दिया। फिर पद धारण करने की अवधि कब से है, जैसे मैंने जॉब अचीव की थी जुलाई 2021 में, कब, जुलाई 2021 में, तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दूंगा कि मैंने इस तारीख को अचीव की। फिर यहाँ पे कह रहा पद धारण की अवधि कब तक, इसको लेके ही बच्चे परेशान हैं। देखो यहाँ पे क्या ना ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन 2 हो गया, ड्यूरेशन 2 का मतलब क्या हो गया कि अब मैंने जॉब, जैसे मान लो आज की डेट अगर मैं बात करूं कि आज 13 दिसंबर 2025 है और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैंने 2024 तक ही जॉब की थी, फिर मैंने डिपार्टमेंट को छोड़ दिया या डिपार्टमेंट ने मुझे छोड़ दिया,
कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लो आप आज भी जॉब में हो तो भैया यहाँ पे टिल डेट पे कंसीडर कर दो। टिल डेट का मतलब जिस दिन मैं फॉर्म भर रहा हूँ उस दिन तक भी मैं जॉब पे हूं, मैंने जॉब नहीं छोड़ी है, भले इस शब्द का मतलब कुछ भी हो, लिविंग जॉब है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। टिल डेट पे क्लिक कर देना। फिर आपका प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिस जगह पे हुआ है वहां पे लिख सकते हो। फिर रीजन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कुछ मत लिखो। अगर फिर भी आपसे पूछ रहा है ना तो आप सिंपल NA लिख दो, क्योंकि भैया हमने तो जॉब छोड़ी ही नहीं है ना, तो हम क्या रीजन दे कि हाँ मैं जो है कि, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करंटली वर्किंग, मतलब करंटली मैं वर्किंग हूं आज भी, या फिर जो है कि नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी मुझे कमेंट नहीं करना है, कुछ ना कुछ भर के छोड़ दो। अगर आपने 2-3 जॉब होल्ड कर रखी है, कभी दूसरी जॉब की, कभी उससे पहले कोई और जॉब की, तो या ऐड वाले बटन पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल को मेंशन करिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मेरा सलाह है जरूर दीजिए, क्योंकि आगे फिर आयोग आपको परेशान करेगा कि आपने पहले ही चरण पे नैतिकता का क्रम तोड़ दिया कि आप झूठ बोल रहे हो आयोग से, आपने डिटेल दी ही नहीं आयोग को कि आपने जॉब भी की है कि नहीं। तो यहाँ पे जो भी 2-3 जॉब की हो तो वो लगा दो, एक है तो प्राइवेट वाले हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जॉब नहीं है तो स्किप करना, जब भी डिटेल भरोगे सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, चलो अब आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट खेल पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आओ बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, स्पेशल एकेडमिक, एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया। पानी पी लो मैं, ठीक है यार, बताना जरूरी है। नहीं बताएंगे तो आप लोग कहोगे सर केवल आप पढ़ाते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन कुछ हमारी मदद नहीं करते हो। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत तत्परता से पूरी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे 2 की स्पीड पे देखो, लेकिन देखो पूरा। अब यहाँ पे कह रहा है अन्य विवरण में, तो फर्स्ट रेफरेंस एंड सेकंड रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या ना कि किसी भी 2 व्यक्तियों के नाम देने होते हैं जो आपको पर्सनली जान रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली में भाई वगैरह का दे दो, बहन का दे दो, या फिर बेहतर होता है अपने किसी रिलेटिव्स का, किसी फ्रेंड का दे दो। जैसे मान लो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं अपने भाई साहब का नहीं दूंगा, क्योंकि वो प्राइमरी रिलेशन में आ जाएंगे, फर्स्ट रिलेशन में हो जाएंगे। तो ऐसे तो मेरे मम्मी पापा भी जान रहे हैं मुझे, तो मैं अपने किसी फ्रेंड का या किसी टीचर का दे सकता हूँ कि हाँ ये, और स्पेशली मैं उस टीचर को पर्सनली जानता हूं। अब जैसे आपको पूछ रहा तो आपने लिख दिया शरद यादव, ग्लैंस एकेडमी सब, भाई मैं आपको इंडिविजुअली जानता ही नहीं, तो मैं कैसे कर दूंगा? ठीक है, तो कुल मिला के उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ऐसी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप किसी का भी डाल सकते हो, और एड्रेस वगैरह जो भी है लिख दो। 2 ऐसे लोगों का नाम लिखो जो आपको जानते हो, और एटलीस्ट ध्यान देना कि 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, ये भी ध्यान देना। ठीक, अब आ जाओ दूसरी चीज पे, जो लेके परेशान बहुत घूम रहे हो तुम लोग, स्पेशली जो जॉब वाले हैं। मैं और ऊपर कहता हूं इसको, बस अब खत्म ही है। और जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वाला जो प्रोसेस है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, लिखा है यदि आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। विवरण 400 शब्दों में, यानी एनओसी। सर आयोग खुद कह रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी सेमी गवर्नमेंट वाले संस्था में काम कर रहे हो, यानी किसी भी प्रकार से अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो आपने एक एनओसी अप्लाई की होगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे हैं सर मैंने तो प्रीलिम्स में एनओसी अप्लाई नहीं की थी, मैंने तो जो है कि बस दे दिया था कि हाँ मैं जॉब करता हूँ, यस कर दिया, मैंने प्रीलिम्स में जो है कि एनओसी अप्लाई नहीं की थी, और इस समय जो है कि एनओसी अप्लाई करने का टाइम नहीं है, क्योंकि 15 दिन में एनओसी मेरी नहीं बन पाएगी। तो 2 काम करोगे, यहां पे जब आप यस करोगे ना, यहां पे यस, तो आगे के कॉलम खुलेंगे जिसमें क्या पूछेगा, जिसमें आपसे एक रेफरेंस नंबर पूछेगा जो एनओसी का नंबर होता है, और उसके नीचे एक बॉक्स आएगा जिसमें कमेंट लिखना होता है कि आपको कुछ लिखना है 400 अक्षरों में वर्ण। तो जिन्होंने एनओसी ले रखी है तो वो तो अपना नंबर डालेंगे और नीचे लिख देंगे कंप्लीटेड, बस, और कुछ नहीं लिखेंगे, या छोड़ भी सकते हैं। जिन्होंने एनओसी अप्लाई अभी किया है लेकिन उनको लगता है कि 27 दिसंबर से पहले मेरे पास एनओसी नहीं आ पाएगी, तो ऐसे बच्चों क्या करना है, यहां पे यस करो। यहां पे जो एप्लीकेशन के दौरान जो नंबर दिया होगा, जैसे आपने कोई आवेदन किया होगा तो कोई एक रिसीविंग मिली होगी, कोई एक नंबर दिया गया होगा, ऑनलाइन अगर आवेदन किया तो कोई एक रिसीविंग नंबर होगा, उस नंबर को यहां मेंशन करके यहां लिख दो एनओसी टेक अंडर प्रोसेस,
यानी एनओसी मेरी अंडर प्रोसेस है, मैंने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है और मैंने जो आवेदन किया एनओसी के लिए उसका जो नंबर मिला मैंने यहां दे दिया। इससे क्या होगा, इंटरव्यू में जब आपकी कॉल आएगी तो वहां पे एनओसी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होता है। तब तक आपके पास एक लंबा समय होता है, मेंस लिखोगे, 3 महीने मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू में आएगा, तो एक लंबा समय होता है, तब तक आपकी एनओसी बन चुकी होती है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आपने यस कर रखा हो, ठीक है। और अगर आप सर्विस में नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर में आप चाहते हो सर मैं एनओसी नहीं देना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले नो कर दें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं और आप यहाँ पे नो करते हो, तो मेरा जो पर्सनली मानना है कि भाई आगे जाके फिर आयोग जब इंटरव्यू में जब आप आओगे, मेंस क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको परेशान करेगा आयोग कि आपने पहले अपने डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया, आप मेंस एग्जाम देने आए, आपको छुट्टी कैसे मिली, तमाम क्वेश्चन पूछेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे होते वहां के लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, तो एनओसी देंगे ही नहीं। और एनओसी नहीं देंगे किस बेस पे कि सर आपने पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि हम आपके हिसाब से काम थोड़े करेंगे, आपकी जगह हम कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होते अपने हिसाब से। तो वो सारी चीजें हैं। तो भैया एनओसी अगर अप्लाई कर रहे हो तो यस कर दो, मिल चुका है तो सिंपल लिख दो, नहीं मिला है अंडर प्रोसेस करके लिख दो। इसकी वजह से आपका ना तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही मेंस का एग्जाम रोका जाएगा। आपको मेंस भी देने को मिलेगा, फॉर्म भी एक्सेप्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी अगर आपके खिलाफ कोई केस वगैरह चल रहा हो कोर्ट वगैरह में, तो जनरली मुझे पता है किसी के खिलाफ नहीं चलेगा, नो कर देना। कोई आपके खिलाफ न्यायालय विश्वविद्यालय में कोई केस हो, नहीं कोई केस नहीं है। कोई जांच वगैरह शुरू की गई हो अगर आप सर्विस में हैं, और अगर आपके सर्विस में कोई आपके ऊपर जांच की गई है आपके क्राइम पे या किसी भी चीज पे, तो यस करके डिटेल दे दो। अदरवाइज कोई अगर जांच नहीं है आपके ऊपर तो नो कर दो। विगत 5 वर्षों में जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक तक प्रवास किया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाए। क्या कह रहा है, विगत 5 वर्षों में अगर आवेदक जिन जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक तक प्रवास किया हो, तो ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि। तो भैया सिंपल सी बात है, हम तो एक ही जगह रह रहे हैं। आप अगर सर्विस कर रहे हो तो अपना लिख सकते हो कि मैं, जैसे मैंने 2 साल 3 साल मेरठ में जॉब कर ली बागपत में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाँ भाई मैंने बागपत में जॉब की, तो मैं यहाँ पे डिटेल दे दूंगा। या फिर अभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके की डिटेल देनी है, इसमें बहुत पैनिक नहीं होना है, सिंपल बात हो गई। एनओसी को लेके जो बच्चे परेशान थे मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाओ सेव और नेक्स्ट। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट आता है आपका पते का विवरण। यार ये जरूरी है भाई, नहीं बताऊंगा ना तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। पते का विवरण क्या है, आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालोगे, यहाँ पे आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालोगे। अगर आपको लगता है कि हमारा परमानेंट एड्रेस ही करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप अपना टिक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे फ्रेंड है जो वाराणसी के, तो उन्होंने किया, अपना सेव और नेक्स्ट करोगे। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है ना जो मैं आपको बहुत डिटेल समझाऊं, बहुत चिल्ला चिल्ला के नहीं। टेक्निकल जहां होगा वहां मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो एक बात आ रही है, अब जो यहाँ पे एक बात आएगी वो ये है कि पर्सनल डिटेल हो गई, एकेडमिक हो गया, स्पेशल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अदर हो गया, पते का विवरण हो गया। अब देखो फाइनल सबमिट पे आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा कि मैं आत्मज या आत्मज पत्नी श्री जो भी होगा, पति या पिता जिसका भी नाम आएगा, घोषणा करती हूँ, सारी डिटेल मेरे साथ सही है। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट करो, यहाँ पे यस करो और ओके करके यहाँ पे कैंसिल क्लोज बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आई एक्सेप्ट करके डिक्लेरेशन करके आप आगे बढ़ जाओगे सेव करने के लिए। अब इसके बाद क्या है, जब आप यहां पे ओके करोगे ना, देखो जब हम लोगों ने किया था, ये मेरे पास जो है कि अपना मेरे पास अपना फॉर्म है बेटा, चिंता मत करो, 24 वाला मेरा मेंस का है। तो जब आप ये पूरा डिटेल भर दोगे ना, तो यहाँ पे लिख के आएगा अपलोड किए गए दस्तावेज का विवरण। अगर मान लो अपलोड करने के लिए नहीं आ रहा है, तो एक सलाह देना चाहूंगा जो बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों ने तो अपलोड किया था, यहाँ पे देखो पूरी डिटेल है, यहाँ पे लिखा होता है कि हाई स्कूल मैंडेटरी अपलोड और व्यू कर सकते हो कि आप अपने फॉर्म को देख लो कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो सही लगाया कि नहीं लगाया, प्रॉपर आता है जो है कि जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने पूछा, एक दो हमारे जो टीचर हैं जिनको मैं रेस्पेक्टेड जो है हमारे सर हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और सपोर्ट मिलता है मुझे काफी उनसे, जब मैंने उनसे पूछा इस चीज को लेके, तो देखो 2 बातें मेरे सामने आई। उन्होंने कहा कि या तो आयोग अब इस चीज को चेंज नहीं करेगा, हो सकता है इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड ले ही ना रहा हो, ठीक है। देखो मैं पर्सनली अपना फॉर्म भर नहीं रहा हूं क्योंकि भैया मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ये मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था, ठीक है। मेरे 93 क्वेश्चन सही थे लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को सारी चीज बतानी थी, 2025 का मैं फॉर्म में डिटेल बता रहा हूँ, सारी ओरिजिनली, पुरानी नहीं है, नई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है अभी तक जितने भी मेरे फ्रेंड है, जितने लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, कम से कम 5-6 लोग अभी मेरे कॉन्टेक्ट में है जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा है, क्योंकि कल ही खुला है
और आयोग की वेबसाइट 1-2 दिन में और अपडेट होती जब भी कोई डॉक्यूमेंट लीक हुई। तो अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है और कोई आपके दिमाग में क्वेरीज चल रही है और इस वीडियो में भी अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है कि सर मेरा वाला पॉइंट छूट गया, तो आप कमेंट करो, पहला काम। दूसरा, 2 दिन एटलीस्ट वेट कर लो, 2 दिन और वेट करो। हो सकता है कि आयोग अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करे, फिर से अपडेट करे कि शायद इसमें अपलोड वाला फोल्डर आ जाए। आप कहोगे सर आपने तो 24 में भरा यार, तो मुझे बता दो। देखो ऑनेस्टली बताओ यार, मुझे याद नहीं है कि ये अपलोड वाला फोल्डर कब आता है, ठीक है, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं कि अपलोड का फोल्डर आएगा जरूर। कैसे कर सकता हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयोग भैया खुद कह रहे हैं। आयोग ने खुद कहा है, यहां देखो, कि दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न यानी कि प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट, उपाधि, अन्य सभी दावों के प्रमाण पत्र पीडीएफ फाइल में जिसकी साइज 2 MB से कम हो, अपलोड करना अनिवार्य है। यानी जब वो आयोग कह रहा है कि 2025 के वेबसाइट फॉर्म में अब अनिवार्य है, तो 2 सिचुएशन हो सकती है। अब मुझे याद नहीं है ना कि ये वाला फोल्डर कब है। या तो यहां देखो, यहां पे कहीं पर भी आपको सबमिट नहीं लिख रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कहीं पे सबमिट नहीं लिख रहा है, ठीक है, जबकि यहां लिख रहा है फाइनल सबमिट। जब इसको क्लिक करोगे तो यहीं पे पता चलेगा कि यहां पे यस आ रहा है, नो आ रहा है, सबमिट आ रहा है, क्या आ रहा है। अगला ऑप्शन यहां पे देगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सारी डिटेल्स भरी, ठीक है, ये सारा डिटेल्स हम लोगों ने भरने के बाद ये डिक्लेरेशन वगैरह ले ली थी कि हाँ भैया मैं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही, सारी चीजें। फिर इसके बाद यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद यहाँ पे डिटेल के बाद आपका आता है कि अपलोड किए गए दस्तावेज का विवरण, ठीक है, अपलोड किए गए दस्तावेज का विवरण। तो मुझे जो उम्मीद है कि वो यहां पर आएगा। अगर यहां पर भी नहीं आ रहा होगा तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे पहले की सारी डिटेल्स आपने भर रखी है, ठीक है। तो ध्यान देना, 2 दिन और रुक जाओ मेरे भाई। कितने? 2 दिन और रुक जाओ। फिर जैसी और कोई अपडेट आएगी डॉक्यूमेंट अपलोड को, तो मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। और कोई क्वेरीज हो तो मेरी व्हाट्सएप टीम से भी पूछ लीजिएगा, या फिर आप मेरे को कमेंट कर लेना, वीडियो के नीचे मैं रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें मैंने बता दी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेरीज कि सर 2-3 बातें और बता दो जो हमें नहीं समझ में आई हैं। वो 2-3 बातें क्या है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है क्या? मैं पहले ही क्लियर कहता हूं, फिर मत पूछना। आयोग के नोटिस को देखो, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, आयोग की नोटिस पर देखो। आयोग की नोटिस क्या कह रही है कि अगर आरक्षण का दावा किया है तो अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, साथ में डोमिसाइल भी लगाना होगा। अगर वो डिजिटल प्रारूप में लगा रहे हैं, यानी नॉर्मल लगा रहे हो तो डोमिसाइल मत लगाओ, चलेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा अगर आप आरक्षण के लिए कर रहे हो। फिर यहाँ पे श्रेणी उप श्रेणी अर्हता के संबंध में जो भी दावे किए गए वहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जब आयोग मुझसे खुद कह रहा है तो मैं क्यों जो है कि इस चीज का रिस्क लूं। यानी अगर आपने प्रीलिम्स के फॉर्म में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर दिव्यांग, ठीक है, या फिर एक्स आर्मी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, अगर इस किसी भी कैटेगरी में आपने आवेदन किया था, रिजर्वेशन के लिए आपने यस किया है, तो भैया आपको सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है तो अगर वो 2-3 साल के अंदर का है, जैसे 2023 का, 24 का, तो चल जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप बहुत पुराना, जैसे 5-6 साल पुराना है, तो होता क्या ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कैटेगरी की लिस्ट को अपडेट करती है कि कौन सी कैटेगरी एससी में आ गई, कौन सी एसटी में आ गई, कौन सी ओबीसी में आ गई। जनरली यादव, पटेल, इस तरीके की कैटेगरी तो ओबीसी में रहती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी जातियां होती हैं जो कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी में आती रहती हैं। तो इसलिए नया सर्टिफिकेट बनवा लो, इससे हेडक नहीं है कि सर हमने प्रीलिम्स में तो पुराना वाला अपलोड किया था, क्या मेंस में नया वाला अपलोड करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने दावे के सापेक्ष अपना प्रमाण दे रहे हो कि मैंने ओबीसी या एससी एसटी के लिए क्लेम किया, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं कि हाँ सर। नया पुराना वो लोग नहीं चेक करेंगे, ठीक है। ये चीज तो नया हो जाए तो ठीक है, अगर 2-3 साल पुराना है तो चल जाएगा, जैसे 2022 का हो, 23 का, 24 का, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर, दूसरा और हमें बता दो, क्या सर डोमिसाइल भी लगाना है? देखो डोमिसाइल केवल उनको लगाना है जो यूपी के रहने वाले हैं, तभी तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ना। अदरवाइज आपको, अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आप अदर स्टेट के, तो आप ऑलरेडी यूआर में आओगे, अनरिजर्व्ड में आओगे, जिसके लिए ना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना डोमिसाइल चाहिए। यूपी के हो तो डोमिसाइल लगा दो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन नोटिस में लिखा है कि अगर आप जाति प्रमाण पर डिजिटल रूप में लगा रहे हो तो लगाना पड़ेगा। तो भाई इतना हेडेक क्या लेते हो यार, लगा के खत्म करो। नहीं है तो बनवा लो। डोमिसाइल तो मान लो आपका 5-6 साल भी पुराना होगा ना तो भी चल जाएगा, नहीं है तो बनवा लो, 2 दिन में बन जाएगा। जनसेवा केंद्र पे कहोगे इमरजेंसी में चाहिए, 200-300 रुपए लेगा, दे के बनवा लो, ठीक है। डोमिसाइल बनवा लिया। सर एक और चीज कि सर ईडब्ल्यूएस को लेकर डाउट है अभी भी,
EWS कि सर जब मैंने प्रीलिम्स का 2025 का फॉर्म भरा था तो उससे लेके अब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो क्या करूं, नया लगाऊं पुराना लगाऊं? देखो EWS की 1 ईयर वैलिडिटी होती है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू वाला अपडेट करा लो, ठीक है, न्यू वाला अपडेट करा लो और फिर उसे लगाओ। अगर आपको लगता है कि सर हमारा 27 दिसंबर से पहले अपडेट नहीं हो पाएगा, पूरी कोशिश करने के बाद भी, तब भैया आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, पुराने वाले के साथ जाओ, देखा जाएगा आगे। इस सिचुएशन में तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता ना, मैं आयोग थोड़े हूं, लेकिन मैं आपको वो सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर आप अपडेट करा सकते हो 27 दिसंबर से पहले तो आप वो बनवा लो। अगर आपको लगता है कि सर नहीं बन सकता तो पुराने वाले के साथ ही जाओ, सारी चीजें लगा देना। क्लियर होगी बात? एक और क्वेरीज आ रही थी, कास्ट हो गया, हाँ, इनकम को लेके कि सर क्या इनकम भी लगेगा? देखो इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, इनकम सर्टिफिकेट कहीं नहीं मांगा जाता है, नहीं नोटिस में लिखा हुआ है, कहीं नहीं, तो अगर है तो छोड़ दो, ये नहीं लगाया जाता है। ठीक, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर सबमिट करने हैं और कैसे सबमिट करना है, कहां होगा, पूरी इंफॉर्मेशन मैं इसमें बता दे रहा हूं, सारी क्वेरीज। तो ये क्वेरीज हो गई, और कोई इससे समझ? एनओसी का मैंने ऑलरेडी वीडियो में अंदर बता ही दिया है अच्छे से, एनओसी के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में बता ही दिया है। अब यहां पर आओगे, देखो जब फॉर्म भरोगे ना तो 2 पार्ट में फॉर्म आता है, पार्ट 1, मैं इसको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, पार्ट 2। जो पार्ट 2 होता है वो एड्रेस स्लिप होती है, वो एड्रेस स्लिप होती है, और पार्ट 1 में आपका फॉर्म होता है, फॉर्म 2025। क्या क्या होगा यहाँ पे पूरा एक डिटेल होगा, एक पूरा फॉर्म का, देखो दिख रहा है कि नहीं यार, लाइट पड़ रही है ज्यादा, ठीक है, फॉर्म रहेगा पूरा। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने लिखी है वो सारी चीजें रहेंगी, फिर आपका जो डिक्लेरेशन रहेगा, स्पेशल पोस्ट जो होल्ड कर रहे होगे, जॉब वगैरह कर रहे होगे कहीं पे, डिक्लेरेशन रहेगा, और लास्ट में एक साइन रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक और पेज इसी के साथ अटैच होकर आएगा नोटिफिकेशन के लिए, आवेदन पत्र, फिर ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड आएगा, ये सारी चीजें, ठीक। इतना आने के बाद मैंने फिर कहा अपलोडेड डॉक्यूमेंट के लिए अभी 2 दिन वेट करो, हो सकता है वेबसाइट आयोग जो है कि दोबारा रिफ्रेश करेगा और शायद उसमें फोल्डर आ जाएगा, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो जो मैंने लास्ट में बताया ना कि जब फाइनल सबमिट करोगे तो वहां पे क्लोज है, कैंसिल है, बैक है, लेकिन फाइनल सबमिट करने के लिए शायद नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का फोल्डर जरूर खुलेगा वहां पे। अगर नहीं खुल रहा है तो 2 दिन पेशेंस रख लो, अभी बहुत टाइम, अभी तो 13 तारीख हुई है ना, अभी आराम से आप कर सकते हो, जल्दीबाजी मत करना। जितनी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मैंने सारे अपने दोस्तों से पूछा यार, तो सबने कहा कि अभी शरद भाई अभी हमने नहीं भरा है, अगर वो भरते तो बता देते मुझे कि हाँ यार शरद भाई इस जगह पे अपलोड फॉर्म आ रहा है और ये तुम बता सकते हो अपने व्यूवर्स को, अपने एस्पिरेंट को, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो 1-2 दिन जैसे वो वेट कर रहे हैं वैसे आप भी वेट करो, जल्दीबाजी नहीं करनी। तब तक जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सब बनवा लो, चाहे डिग्री की हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, EWS जो भी है उन पे ध्यान दो, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई का, सारी इंफॉर्मेशन पूरी देते रहूंगा। मेरा काम केवल नोट्स बना के तैयार करके देना ही नहीं, क्लास देना ही नहीं, फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई इशू है तो भी मैं उसके लिए कंसीडर करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं लाइव सेशन भी एक रख लूंगा यूट्यूब पे, ताकि आपसे 1 to 1 होके कोई भी क्वेरी से मैं सुन सकूं, ठीक है। ये सारी चीजें, फिर इसके बाद एक अलग से आएगा A4 साइज में, ये एड्रेस है, क्या लिखा है आपका, एनरोलमेंट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, आयोग की वेबसाइट 2024 है, 2025 आएगा, OTR आएगा, इस तरीके का QR आएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि टू द सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 03 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज UP पिन कोड ये, फ्रॉम शरद यादव, फादर नेम, एड्रेस एंड पिन कोड, और ये। तो इस वाले पेज को पार्ट 2 में मैं कह रहा हूं, एक पहला फॉर्म ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है। ये जब आप निकाल लोगे तो इसको क्या करोगे, एक A4 साइज का एक एनवलप आएगा, इस A4 साइज के फॉर्म में पूरा ऐसे ये फॉर्म चला जाएगा, इसके ऊपर जो एड्रेस स्लिप आएगी उसे आप कट करके पेस्ट कर दोगे, चिपका दोगे, बस लिखना नहीं है पेन से, अपना कट पेस्ट कर दोगे उसी पे, ये एड्रेस स्लिप जो निकलेगी, और आप उसी एड्रेस पे जाके स्पीड पोस्ट कर दो, या डायरेक्टली आयोग में जाके जमा कर सकते हो, आप कर सकते हो, या फिर आपका कोई मित्र है तो वो भी जमा कर दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीड पोस्ट करते हो तो आप कर लेना, उसकी एक रिसीविंग रख लेना। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? फिर सर फॉर्म भरने के बाद हम क्या करेंगे, तो पहले फॉर्म भर लो फिर बता दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे फोटो लगेगा, रनिंग एक जो है कि सिग्नेचर होगा, जो आधा इस पे आएगा आधा उस पे आएगा, डेट आएगा, नीचे हस्ताक्षर है, फिर नीचे हस्ताक्षर है डेट का, फिर यहाँ पे भी हस्ताक्षर है, फिर यहाँ पे एक हस्ताक्षर और दिनांक सबसे लास्ट वाले में लिखा हुआ है। ये बच्चों वाला खेल नहीं है, ये आराम से आप देख लोगे, इतने कॉमन सेंस है। यहाँ पे पूरी एक डिटेल होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, कौन कौन से आपने सर्टिफिकेट दिए, वो भी मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा। पहले यहाँ तक की क्वेरीज लेके आप शांत हो जाओ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, साथ ही साथ आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी मैंने इसमें सॉल्व की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना यार, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वो जो नोटिस है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर लो और वहां से डाउनलोड करके पढ़ लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।